नमस्कार प्यारे मित्रों, सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज हम लोग कक्षा 11th के क्लास 11th के मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करेंगे। कक्षा यानी कोर्स और कक्षक में अंतर, हाइजेनबर्ग की निश्चितता का सिद्धांत, N+L रूल और नोड क्या है, नोडल तल क्या है, इन सब के बारे में कुछ बेसिक फंडे हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल जानकारियाँ हैं, वो आपको दी जाएंगी और मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में अंतर। देखिए पहले यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि व्हाट इज मीन्स ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। जैसे कि मैंने आपको पीछे सब बता चुका हूँ कि ये अगर नाभिक है और नाभिक के जो चारों ओर हों इनको बोलते हैं हम लोग कोष, और कोष के भी क्या होते हैं, उपकोष। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ऑर्बिट यानी कक्षा, ये जो चारों तरफ दिख रहे हैं ये हमारे क्या हैं, ऑर्बिट हैं, और इनके अंदर जो भाग हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स। जैसे अगर मैं के ऑर्बिटल्स की बात करूं, के ऑर्बिट की बात करूं, तो के ऑर्बिट के पास एस सबसेल है और एस सबसेल के पास केवल एक ऑर्बिटल्स है, तो ये हो जाएगी आपकी ऑर्बिटल्स। या पी की बात किया जाए तो पी के पास 1 2 3, देखिए मैंने बताया था इसको हम लोग पी एक्स कहते हैं, ये पी वाई और ये पी जेड, तो 1 2 3 इस तरह से 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो आइए इसमें डिफरेंस देखते हैं। देखिए कहा गया कि नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार पथ, ठीक है, नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो क्या कहलाएगा, ऑर्बिट। यहाँ पर ऑर्बिटल्स क्या है, चारों ओर का जो स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, ये चारों ओर का क्षेत्र है जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमता है और ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाए। या ऐसे समझ लो कि अगर एक गोले में किसी स्टूडेंट को कहा जाए कि आप इसमें घूमो, ठीक है, एक गोला बना दिया हमने, यानी एक पथ बना दिया, ठीक है, एक मैंने ऐसे रास्ता बना दिया, ये सर्किल बना दिया, और एक व्यक्ति को यहाँ पर मैंने कहा कि बेटा आप इस पर राउंड करो, तो वो क्या करने लगेगा, राउंड करने लगेगा। ठीक है, अब सपोज़ करो ये राउंड की मैंने स्पेस बना दी, जगह बना दी, ये राउंड तो कर रहा है लेकिन ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे स्टॉप ले रहा है। तो अब ये जो घूम रहा है ये क्या है, ये आपकी ऑर्बिट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होगा वो जो जगह होगी जहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी वो कहलाएगा ऑर्बिटल्स। यानी कि अगर यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ऑर्बिट में जहाँ जिस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं। फिर देखिए ये नॉन डायरेक्शनल होती हैं, चूँकि हमने बताया वृत्ताकार होंगे तो इनमें डायरेक्शन की संभावना नहीं होंगी। एस ऑर्बिटल के अलावा सभी डायरेक्शनल होती हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एस जो होता है वो एक ऑर्बिटल्स की है, इसके पास पी के पास 3 है और डी के पास आप जानते हो कि 5 हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3, अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर संख्या रेखा के आधार पर यहाँ देखेंगे तो इधर आएगा क्या, +1 और इधर आएगा -1। यहाँ पर देखेंगे 0 तो यहाँ पर +1 +2, यहाँ पर -1 -2। इस तरह से ये डायरेक्शन बताती हैं कि हमें पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं या नेगेटिव की तरफ। ठीक, तो ये डायरेक्शनल होती हैं, इनमें डायरेक्शन होता है, उनमें डायरेक्शन नहीं होता। यहाँ पर कहा गया कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 2n²। अगर किसी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन की बात, किसी ऑर्बिट या किसी सेल के इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन 2n² के द्वारा ज्ञात किया जाता है। यानी जहाँ n क्या है, कक्षा है आपकी, और उस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम k की बात करें या l की बात करें या m की बात करें या n की बात करें तो KL MN में जो भी कोष का निकालना है हम उसको यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता चुका हूँ KL MN को हम लोग 1 2 3 4 से भी डिनोट करते हैं। तो n बराबर अगर मान लो हमें n का निकालना है तो n बराबर क्या रखेंगे, 4, तो 2n² हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 चौक 16 दूना 32। ये क्वेश्चन आपको अभी NDA के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे कहा गया है कि ऑर्बिटल्स में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो देखो मैंने बताया था कि कोई भी ऑर्बिटल्स हम बनाएंगे तो अधिकतम उसमें 2 ही ऑर्बिटल रहेंगे। मान लो हम पी का बनाएं तो ये एक ऑर्बिटल्स ये होगी, ये px, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सभी वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, यानी जो
ऑर्बिट की कक्षाएं होती हैं वो या वृत्ताकार होंगी या दीर्घ वृत्ताकार होंगी, जबकि कक्षकों की आकृति भिन्न भिन्न होती है। जैसे मैंने एस का बताया, इसका गोलाकार, पी का डंबल शेप, डी का डबल डंबल, ठीक है। तो इस तरह से इनकी कक्षकों की आकृति अलग अलग होती है। फिर है कहा गया है कि यह 2 डायमेंशनल पथ है, ठीक है, और इसमें क्या है कि ये 3 डायमेंशनल है, जिसमें हमने बताया था एक्स वाई और जेड एक्सिस होंगे, ठीक। तो जो ऑर्बिट होती है वो 2 डायमेंशनल होती है और ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशनल होती है। तो इस तरह से आपका ये ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स में डिफरेंस समाप्त हुआ। अब देखते हैं नोडल तल क्या है। देखिए नोडल तल होता क्या, परमाणु, कहा गया है कि परमाणु कक्षक में उपस्थित वह बिंदु या 3D क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, अभी ये मैंने यही डिफिनीशन बताया था ऑर्बिटल्स के लिए कि किसी भी परमाणु के कक्षक में उपस्थित 3 डायमेंशनल का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती, तो वो क्या कहलाता है, कक्षक या ऑर्बिटल्स कहलाता है। और नोड क्या कहलाता है, सब उसी को पलट देना है कि परमाणु कक्षक में उपस्थित वह बिंदु या 3D क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो, यानी वहाँ इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा उसको हम लोग नोड या नोडल तल कहते हैं, ठीक है। ये आपके नोडल तल होते कितने हैं, देखिए कोणीय नोड होता है और त्रिज्यक नोड होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगर एस का नोड की संख्या एल है, देखिए एल क्या होता है, ये एजुमेथल नंबर से निकाला जाता है, क्वांटम संख्या से। तो अगर हम कहें कि एस कक्षक में नोड की संख्या एल हो, और तो जो अगर नोड की संख्या एल है तो त्रिज्यक नोड जो होगा वो एल माइनस एल एन माइनस एल माइनस 1 होगा। देखिए यहाँ पर एस कक्षक में कोई कोणीय नोड नहीं होता। देखिए ये क्योंकि ये रेक्टेंगल है, गोलाकार है, इसलिए इसमें कोई कोण बनने की संभावना नहीं है, ठीक। फिर है एस ऑर्बिटल के लिए नोडल सरफेस 0, एस के लिए देखिए ये चीज़ याद रखना है कि एल का मान एस के लिए क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो इसे याद रखेंगे कि एस अगर एल इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब वो एस है, एल इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब वो पी है, एल इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब डी है, और एल इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब वो एफ है, ठीक। इस तरह से इसके नोडल तलों को, नोडल सरफेस को लर्न करना है, ठीक। अब देखते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखिए इसके बारे में 1927 में जर्मन भौतिक शास्त्री वर्नर हाइजेनबर्ग ने बताया था। अब उन्होंने क्या बताया था कि किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग दोनों को एक साथ निर्धारित करना संभव नहीं है। यानी कोई गतिशील कण अगर घूम रहा है तो उसकी स्थिति, पोजीशन को और संवेग को एक साथ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर हम स्थिति बता देंगे तो संवेग अनिश्चित हो जाएगा, अगर हम संवेग बता देंगे तो स्थिति अनिश्चित हो जाएगी। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहा हूँ कि मान लो कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया और आपके आँखों में पट्टी बांध दी गई, फिर उस कमरे में एक फुटबॉल बहुत तेज़ी से पुश करके छोड़ दिया गया। अब अगर कहा जाए कि आप बिना पट्टी खोले बताइए फुटबॉल कहाँ पे है, तो आपको फुटबॉल नहीं दिखाई देगा, केवल उसके जो इधर उधर मूवमेंट है वो दिखाई देगी, कि आप संवेग नहीं बता स्थिति नहीं बता सकते कि फुटबॉल कहाँ पे है, क्योंकि फुटबॉल घूम रहा है। अगर फुटबॉल रोक दिया जाए और फिर पूछा जाए कि बताइए फुटबॉल किधर मूवमेंट कर रहा है, तो मूवमेंट आप नहीं बता सकते। कहने का मतलब दोनों चीज़ हम डिसाइड एक साथ नहीं कर सकते। या एक और उदाहरण कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको डांस करना है और झूम बराबर झूम, यानी आपको झूमना है, बराबर झूमना है। जब कोई आदमी झूमेगा तो बराबर झूमेगा, इधर उधर कहीं भी घूम सकता है, झूम सकता है, बराबर नहीं। अगर वो झूमेगा, बराबर झूमेगा, तो इसका मतलब वो सही नहीं झूम रहा है, और अगर वो झूमने लगेगा तो बराबर नहीं झूमेगा, यानी एक अनिश्चितता हमेशा बनी रहेगी। तो कण के साथ भी यही होता है, ठीक है। कण भी ऐसे ही बिहेव करेंगे, यानी उनके हम स्थिति बता देंगे तो संवेग नहीं बता पाएंगे, संवेग बताएंगे तो स्थिति नहीं बता सकते। चलिए देखते हैं इसका थोड़ा सा निगमन है
यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता को हम लोग क्या करें, डेल्टा एक्स मान लें, ठीक है, अनिश्चितता हम लोग डेल्टा एक्स मान लें और संवेग को हम लोग डेल्टा पी मान लें, ठीक है। अगर इन दोनों को हम एक साथ प्रदर्शित करते हैं तो जो इन दोनों की अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है, उसका गुणनफल होता है h/4 पाई, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया कि हम अगर किसी की ये यहाँ पर किसी के कण की स्थिति की अनिश्चितता को हम डेल्टा एक्स मान लें और संवेग को डेल्टा पी मान लें तो या तो ये इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। तो h/4 पाई की या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। अनिश्चितता के गुणनफल की स्थिरता का अर्थ है कि डेल्टा एक्स कम होने पर डेल्टा पी अधिक होगा। अगर डेल्टा एक्स का मान कम है तो डेल्टा पी अपने आप बढ़ जाएगा, डेल्टा पी अगर कम है तो डेल्टा एक्स अपने आप बढ़ जाएगा। यदि संवेग p बराबर, आप जानते हो संवेग p = m/u हो और इसे हम, ठीक है, इसे हम क्या करें, डेल्टा p बराबर, चूँकि द्रव्यमान हमारा फिक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा u कर लेंगे, ठीक है। यानी डेल्टा p = हम लोग क्या लिख सकते हैं, m/डेल्टा u, क्योंकि द्रव्यमान फिक्स है, केवल हम संवेग और स्थिति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा p = m/डेल्टा u हो तो द्रव्यमान नियत रहता। अब द्रव्यमान नियत है तो क्या होगा, समीकरण को पुनः लिखेंगे। समीकरण हमने पुनः लिख दिया, डेल्टा x × डेल्टा p इज ग्रेटर देन h/4 पाई। तो देखिए डेल्टा x × m/डेल्टा u, p की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये पूरा मान हमने रखा था ना, डेल्टा p = क्या रखा था, m/डेल्टा u। तो मैंने p की जगह पूरा उठा के ये रख दिया, देखिए m/डेल्टा u। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, डेल्टा x, डेल्टा u और m को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ये चला गया आपके h/4 पाई m में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, h हमारा प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.625 × 10⁻27, m आपका द्रव्यमान है और डेल्टा x आपके कण की स्थिति है और डेल्टा p संवेग की अनिश्चितता है। तो इस तरह से इसका हम लोग थोड़ा सा मोटा मोटा डेरिवेशन समझ लेते हैं कि इस तरह से हम लोग कण की स्थिति को पता लगा सकते हैं। आइए बात करते हैं संयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए संयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। पहले तो देखिए संयोजी का मतलब होता है जो संयोग करके सबसे आखिरी में हो। देखिए वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा को संयोजी कोष और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ये देखिए अगर ये आपके पास एक एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस है, ये मैंने ऑर्बिटल्स बना दी उसके, ऑर्बिट या सेल बना दिया, ठीक है, ये सेल बना दिया। अब मैं बात करूँ कि मान लीजिए सोडियम का है, ठीक है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो मैं यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरूँगा, 11 इलेक्ट्रॉन मैं भर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 11 इलेक्ट्रॉन, तो पहली कोष में क्या होते हैं 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने इलेक्ट्रॉन भरा तो पहला आपका ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक। तो 8 2 10 और ये आखिरी में 1। अब इसमें कहा गया कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा को संयोजी कोष तथा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए सबसे बाहरी कोष इसमें कौन सा आया है ना, आप देखिएगा कि बाहरी कोष आपका पहला ये K हो गया, फिर ये L हो गया और ये M हो गया। तो जो बाहरी कोष है वो हमारा क्या है, M है। तो M जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, संयोजी कोष, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी कोष क्या होता है, जो सबसे बाहरी कोष होता है उसको हम लोग संयोजी कोष कहते हैं और उस बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सबको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए मैंने इसे सोडियम का समझाया भी गया है। नेक्स्ट बात की जाएगी कोर इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन देखिए किसी परमाणु की आंतरिक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अभी हमने जो आपके सामने एक फिगर ड्रा किया था, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने एक फिगर ऐसे ड्रा किया था। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर के, एल और एम में थे, ठीक है, तो के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन थे, एम में 8 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन थे और एम में 1
इलेक्ट्रॉन था। तो जो के इलेक्ट्रॉन हैं, के में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो सबसे अंदर हैं, यानी आंतरिक कोश में है, आंतरिक कक्षा में है। तो जो आंतरिक कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा कि कोर माने किनारा होता, तो कहीं ऐसा ना अर्थ लगाइए कि सबसे बाहर हो। कोर जो अंदर से शुरुआत होगी, ठीक है। तो कोर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? जो आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण संयोजकता पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तत्वों के भौतिक गुण धर्म तत्वों की संयोजकता पर निर्भर करते हैं। इनकी गणना इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा की जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 हो तो देखिए संयोजकता बराबर होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जब संयोजी कोश, देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक हो तो, देखिए जहाँ पर अगर 1 2 3 है, ठीक है, तब तो हम संयोजकता क्या करेंगे? सीधे बता देंगे। लेकिन 4 से अधिक होने पर हम लोग क्या करेंगे? संयोजकता को 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सपोज करिए कि मान लीजिए कार्बन का तो 4 तक है, ठीक है। फास्फोरस की अगर बात करें तो फास्फोरस में बाहरी में 5 आ जाएंगे, तो हम लोग 8 से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3, ठीक। तो संयोजकता हम लोग कैसे निकालेंगे? केवल ऑक्टेट रूल तक हम लोग संयोजकता का डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए 1 2 3 तक तो हम सीधे लिखेंगे। अगर 3 या 3 से अधिक हो गई, यानी 4 से अधिक होगी, तो हम लोग उसको 8 से घटा देंगे। जैसे हम अगर बात करें किसी तत्व की, एल्युमिनियम की, देखिए +3 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसी जगह अगर हम कहें फास्फोरस की, तो इसकी 5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? 8 से घटा देंगे। 8 से घटाएंगे तो 3 आ जाएगी, यानी फास्फोरस की 3। इस तरह से संयोजकता निकाली जा सकती है। हालांकि संयोजकता के चैप्टर में आपको इसकी डिटेल बताई जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है N+L रूल। N+L रूल, इसी के अनुसार N+L रूल के अनुसार ही किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन को या उपकोश में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो उपकोशों में इलेक्ट्रॉन को भरने का जो रूल है वो N+L पर डिपेंड है। देखिए उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का मुख्य क्रम क्वांटम संख्या n तथा द्विगुणित क्वांटम संख्या l पर आधारित है, जिसको हम लोग N+L रूल कहते हैं, ठीक है। देखिए कोई नया इलेक्ट्रॉन उस उपकोश में पहले प्रवेश करता है जिसके लिए N+L का मान सबसे कम होता है। N+L का मान जब सबसे कम जिसमें होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा। यदि N+L का मान 2 या 2 से अधिक उपकोशों के लिए समान हो जाए, यानी ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों के लिए मान समान हो जाए N+L का मान, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन अब उसमें प्रवेश करेगा जिसके लिए N का मान कम होता है। तो N+L रूल क्या है? N+L रूल ऐसा है जिसमें कि उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। तो N+L के अनुसार जिसका मान N+L निकालने पर कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए हमारे पास है पोटेशियम। पोटेशियम का हमने देखा कि 19 परमाणु क्रमांक है, यानी Z=19। अब हम देखना है कि इसको अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश न करके 4s में प्रवेश क्यों करता है। देखिए अगर यहाँ पर हम इसका डिसाइड करेंगे तो ये भरा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। फिर 3p के बाद आ जाएगा 4s1, ठीक। तो यहाँ देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12, ठीक है, 6 18 और एक ये 19। तो देखिए यहाँ पर बात की गई कि आपकी 3p के बाद 3d आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन 4s1 पहले आ गया। इसको अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब हम लोग डिसाइड भराएंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग N+L निकालेंगे, N+L का मान निकालेंगे, ठीक है। तो N+L के लिए देखेंगे कि 3d और 4s दो हैं हमारे पास। एक है आपका 3d और एक है आपका 4s। तो देखिए हम लोग, ये हमारा n है, यानी ये है आप n की वैल्यू। तो चलिए n की वैल्यू N+L, ये बात हम कर रहे हैं N+L। तो n यहाँ पर हम लोग 3 रख देंगे, यहाँ पर 4 रख देंगे,
ठीक है। अब बात आती है एल की। तो मैंने बताया था एल के लिए अगर एल का मान हमारे पास अगर एस में है तो हम लोग 0 रखेंगे, पी में है तो 1 रखेंगे, ठीक है, और डी में है तो डी में है तो 2 रखेंगे और एफ में है तो 3 रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे में क्या दिया है, एक 3D दिया है और एक 4S दिया है। तो 3D के लिए तो n का मान तो 3 और l का मान इसमें n का मान 4 हो गया, 4 हो गया। s अब l की मान की बात करें तो l का मान यहाँ पर क्या होगा, d के लिए l का मान 2 होगा जबकि s का मान 0 होगा, ठीक है। तो दौड़ेंगे 3 2 5 और ये आ जाएगा 4। अब आप देखो कि n प्लस l से हमने जो निकाला वो किस में वैल्यू कम आई, तो 4s की वैल्यू कम आ रही है। इसका मतलब n प्लस l के अनुसार पहले 3D में इलेक्ट्रॉन न जाकर किस में जाएगा, 4s में, ठीक। अब दूसरी कंडीशन है कि जब ये समान हो जाए तब क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर समान हो गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4p में न प्रवेश करके 3D में प्रवेश करता है स्कैंडियम का। तो देखिए दो कंडीशन, एक 4p और एक है 3d। अब हम लोग फिर इसमें n प्लस n का मान देखते हैं। तो n प्लस l के अनुसार ये हो जाएगा 4 और p का कितना होता है 1 और ये हो जाएगा 3 और d का होता है 2। तो देखिए 4 1 ये 5 और ये भी 3 2 5, दोनों की वैल्यू n प्लस l की वैल्यू समान आ गई। अब समान आ गई तो क्या किया जाए, तो अब उसमें देखेंगे जिसका n का मान कम होगा। तो n का मान किसका कम था, n इक्वल टू किस में कम आएगा, देखिए n का मान यहाँ पर d के लिए कम होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले 3D में प्रवेश करेगा बाद में 4p में प्रवेश करेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे पूरी की पूरी कक्षा 11th की आपको क्लास 11th की पूरी केमिस्ट्री आपको भेजी जा सके और आप अच्छे से पढ़ सके। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।